नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। लोकसभा चुनाव का दंगल शुरू हो चुका है। कल से पहले फेज की सीटों पर होने वाले मतदान को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, यानी प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करना शुरू कर देंगे। वहीं दूसरी ओर से राजस्थान में मिशन 25 को साकार करने में जुटी बीजेपी पूरी जोर आजमाइश में। लगातार कांग्रेस को झटके पर झटके देकर भाजपा अपना कुनबा बढ़ाने में जोर लगा रही है, ताकि पूरी 25 सीटें जीतकर हैट्रिक लगाई जा सके। हालांकि कांग्रेस भी अपनी पूरी ताकत लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। बीजेपी के खेमे से सेंध मारी तो कांग्रेस भी लगाने में लगी। माना जा रहा है कि राहुल कसवा के बाद अब कोटा से विधायक रहे और बीजेपी के बड़े नेता प्रहलाद गुंजल जल्द ही कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि जोर आजमाइश की जद्दोजहद में बीजेपी कांग्रेस से आगे है, लेकिन लोकसभा की रणभूमि में होने वाली इस सियासी युद्ध में किसे फतह हासिल होगी, किसकी रणनीति किस पर हावी होगी, बात आज इसी खास मुद्दे पर। देखिए, पहले तो कहते थे कि कांग्रेस की नाव में छेद हुआ है। वो नाव ही डूब रही है। अब डूबती नाव में कौन बैठेगा? तो लोकसभा का घमासान जारी है। चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ है बीजेपी नेता माधोराम चौधरी जी, प्रतीक सिंह जी हमारे साथ है, कांग्रेस प्रवक्ता है, और साथ ही क्लव सिंह जी भी चर्चा में शामिल हुए, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। शुरुआत माधोराम जी आपसे ही करते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी कह रहे थे कि कांग्रेस तो डूबता जहाज है, फिर क्या वजह है कि प्रहलाद गुंजल भी कांग्रेस में सवार होने जा रहे हैं? इससे पहले राहुल कसवा आ चुके हैं। अगर कांग्रेस वाकई में डूबता जहाज होती तो आपके इतने बड़े चेहरे जो नेता हैं वो क्यों कांग्रेस में शामिल होते? देखिए श्वेता जी, मोदी जी में लोगों का विश्वास और मोदी जी ने जिस प्रकार देश को विजन दिया है और पिछले 10 सालों में जिस प्रकार विकास और विश्व स्तर के नेता मोदी जी हुए हैं और देश को ऊंचाइयों पे पहुंचाया है, साथ में आज डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी की गारंटी है, तो ये देख के और कांग्रेस में जो इनके आज तक नेता है बड़े बड़े, उनको भी अपने आप में नीचे से ज़मीन खिसकती हुई नज़र आ रही है और कांग्रेस में भगदड़ सी मची हुई है। कांग्रेस के नेता, मैं कहूँगा कि जो जिस प्रकार कांग्रेस अपने प्रयास कर रही है, परंतु चारों तरफ से लोग निकल के भाग रहे हैं। जहां तक बात आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं उसमें और इसमें देखिए श्वेता जी, बहुत फर्क है। हम किसी को टिकट का वादा नहीं कर रहे, न टिकट के ऊपर आ रहे हैं, न उनके टिकट कटे हैं जो आए हैं, कोई टिकट दावेदार नहीं। तो इनमें बहुत परिस्थितियों में फर्क है। वो बीजेपी में विश्वास करके आ रहे हैं, मोदी जी की नीतियों में विश्वास करके आ रहे हैं, डबल इंजन की सरकार में विश्वास करके आ रहे हैं, और जिस प्रकार गरीब मजदूर किसान हर वर्ग को मोदी जी ने साधा है और जिस प्रकार महिलाओं में एक कॉन्फिडेंस आया है, तो सारी चीजें देख के प्रत्येक व्यक्ति चाहे कांग्रेस में हो चाहे किसी भी दल में हो, उसका भारतीय जनता पार्टी की ओर रुझान बढ़ा है। और वो कह रहे हैं कि हमने कांग्रेस में रह के और जो चीजें नहीं पाई वो यहाँ से कम आने के बाद मान सम्मान तो मिलेगा। जबकि भाजपा में तो लोगों का सेंटीमेंट है, क्योंकि जिसको टिकट नहीं मिलता वो आहत होता है, हो सकता है पार्टी उसको दूसरी व्यवस्थाओं में लगाती है। ये पार्टी का अपना एक वो है, क्योंकि पार्टी परिवारवादी नहीं है, न परिवार में कहीं विश्वास करती है। लेकिन ये सब लोग कार्यकर्ताओं और संगठन की कांग्रेस से भी तो वही लोग जा रहे हैं जिनको टिकट नहीं मिल रहा है, नहीं, जिनकी बातचीत नहीं हो पा रही। आप देखिए, नहीं आप नाम गिनिए। अभी आज जो जोधपुर में ज्वाइन करने वाले हैं उनमें से कौन सा टिकट का दावेदार था? नागौर से आए रिचपाल मिर्जा टिकट के दावेदार थे क्या? तो कहां से कौन टिकट का दावेदार था जो इनके टिकट नहीं मिला? आप ये कह रहे हैं कि कोई ये टिकट के दावेदार नहीं थे, कोई अपने फायदे के लिए नहीं, बस भरोसा मोदी जी पर है, मोदी सरकार पर है, इनकी नीतियों पर है और सम्मान इस पार्टी में मिलता है, इसलिए ये सभी आ रहे हैं, आप ये कह रहे हैं। चलिए प्रतीक सिंह जी, अभी माधोराम जी ने जो कहा उस पर भी आपसे जवाब चाहेंगे, लेकिन साथ ही साथ मुख्यमंत्री बोल रहे बीजेपी भी कांग्रेस डूबता जहाज, और इसी वजह से कोई डूबते जहाज में रहना नहीं चाहता और इसीलिए एक लंबी फहरिस्त है जो बीजेपी में शामिल हो रही है। क्या वजह? एक तरफ तो तैयारी, लोकसभा चुनाव, कल से नोटिफिकेशन, दूसरी तरफ अपने साथी साथ छोड़ते हैं। देखिए, अभी माधोराम जी बोल रहे थे कि मोदी की गारंटी, तो मैं आपको बताया था मोदी की गारंटी क्या है। झूठ और जुमला मोदी की गारंटी है। आप देखिए, वादा किया गया था चुनावों से पहले कि हरियाणा और गुजरात से सस्ता पेट्रोल डीजल मिल जाएगा राजस्थान को। क्या मिलने लग गया? क्या 2 रुपए कम करके वाहवाही लूट रहे हैं और उसके बाद बोलते हैं कि हमने कम कर दिया। क्या कम कर दिया?
ईआरसीपी का वादा किया था, बताया एमओयू साइन कर लिया। एमओयू ना तो आपने देखा, ना मैंने देखा, ना माधोराम जी ने देखा, ना सीएम ने देखा। दूसरी बात ये कह रहे थे कि बीजेपी के अंदर आकर के मान सम्मान मिलता है। आज की घटना बताता हूं मैं, उदयपुर के अंदर श्रीचंद कृपलानी जो इनके विधायक हैं और पूर्व मंत्री हैं, वो स्टेज पे चढ़े, उनको कुर्सी नहीं नसीब हुई, वो गुस्सा होकर के नीचे उतर गए और बहुत सारे मान मनोबल के बाद में वो वापस स्टेज के अंदर गए और ये बोल रहे थे कि कांग्रेस से लेके आ रहे हैं। आप बताइए कौन गया? जो चले हुए करतूत थे, जो बिल्कुल खराब हो चुके हैं, सब पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, कोई प्रेजेंट का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस का गया क्या बीजेपी में? इनके वो प्रेजेंट वो एमपी है, प्रेजेंट में वो प्रेजेंट में एमपी है। मैं बोल रहा हूँ ये लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा के चुनाव में कोई भी प्रेजेंट का सांसद कांग्रेस छोड़ के बीजेपी गया क्या? गया ना? सांसद ही नहीं है, बोलने लगे आप फिर ये क्या? राहुल कसवा जी क्या है आपके सांसद कितने हैं ये बता दीजिए। आ गए इधर, आपके हरियाणा के अंदर ब्रजेंद्र सिंह सांसद है ना, अभी आ गए इधर। आप हमारे पूर्व को ले जा रहे हैं, हम आपके प्रेसिडेंट के जो सांसद हैं उनको लेकर आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता लग गया है कि झूठ और जुमला मोदी की गारंटी है। जो 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा किया था वो वादा जुमला निकला, जो गंगाई की सफाई का वादा किया था वो वादा जुमला निकला, जो 15 लाख रुपए सबके खातों में देने का वादा किया था वो जुमला निकला, जो 35 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल देने का वादा किया था वो भी जुमला निकला, और जो काला धन विदेश से लाने का वादा किया था और बोला था कि एसआईटी बना दी 100 दिन में आ जाएगा, वो भी जुमला निकला। तो सारे जुमले इसीलिए सब बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आ रहे हैं। एकलव्य जी, प्रतीक जी तो कह रहे हैं कि सब जुमले इसलिए सब बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आ रहे हैं। माधव जी कह रहे हैं कि एक लंबी फहरिस्त है वो नजर भी आता है और बिना किसी फायदे के, कोई टिकट के दावेदार नहीं, लेकिन सिर्फ नीतियां अच्छी हैं इसलिए भरोसा करके आ रहे हैं। लेकिन मौजूदा स्थिति में अगर बैलेंस की बात करें, 25 सीटें लगातार 2 बार से बीजेपी जीत कर आ रही है। कांग्रेस कोशिश हर बार करती, लेकिन इस बार विधानसभा में ठीक है हार मिली, कांग्रेस मजबूत स्थिति में नजर आई। अब बीजेपी से भी अहम चेहरे हैं जो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने जिक्र भी किया प्रेजेंट सांसद। अब नोटिफिकेशन भी कल से है और अगर इस चुनाव को देखें, क्या आपको नजर आता है कि कौन प्लस में? तो बीजेपी नजर आ रही है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ेगा इन चुनाव में? दूसरा, क्या जनता पर भी इसका इंपैक्ट पड़ेगा जब वो वोट कास्ट करने जाएगी, या फिर मुद्दे ही हावी रहेंगे? देखिए श्वेता जी, मैंने एक बार आपसे पहले भी जिक्र किया था कि अगर इस इशू को हम सिर्फ बीजेपी या कांग्रेस के चश्मे से देखेंगे तो सारी बात हमें समझ में नहीं आएगी। मैं समझता हूं कि किसी भी राजनीतिज्ञ के अलग अलग उद्देश्य हो सकते हैं कि वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में क्यों जाएं। वो करियर या पेशे को लेकर हो सकते हैं, वो एम्बिशन को लेके हो सकते हैं, वो विचारधारा को लेके हो सकते हैं। परंतु मैं समझता हूं कि पिछले 10 वर्ष से अगर हम देखेंगे तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इसमें कांग्रेस को थोड़े से आत्मचिंतन की आवश्यकता है, क्योंकि जो प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस हैं उसके, जैसे अभी बात हुई कि सिर्फ पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद, लेकिन आप देखिए कि वो कितने अहम नेता हैं, जैसे कि गुलाम नबी आज़ाद, जो इनके बीजेपी थोड़ी गए वो। सर मैं एक छोटी सी बात रख लूँ बस, मैं एग्जैक्टली यही कहना चाह रहा था कि कहा जाता है कि ईडी और इनका सीबीआई का डर लगा के और इनको बीजेपी में खींचा जाता है, ये आरोप लगाया जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि गुलाम नबी आज़ाद तो बीजेपी में नहीं गए, उसी तरह से कपिल सिब्बल जी की बात करी जाए तो वो भी बीजेपी में नहीं गए। और आप देखिए कि एक जो मोटिवेशन होता है ना कि जब कोई स्विच कर ही जाता है। आज मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें रायबरेली से अदिति सिंह जी, इनकी पूर्व एमएलए हैं, जो अब स्विच करके बीजेपी में चली गई। वो गांधी परिवार की वहां पे राइट हैंड एक समय पे मानी जाती थी। आज उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है जो बहुत ही आश्चर्यजनक है। उन्होंने कहा कि जब मैं स्विच कर गई तो प्रियंका गांधी ने मेरे एक्स हस्बैंड से मीटिंग करी और उन्हें कहा कि आप मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन करो तो आपको लोकसभा का टिकट दे दिया जाएगा। तो किसका क्या मोटिवेशन है ये देखिए, मतलब मैं समझता हूं कि ये जनता अल्टीमेटली अपने हिसाब से इसका जजमेंट करती है, ना कि बीजेपी या कांग्रेस के चश्मे से। देखिए मैंने अभी गिनाया था कि आपको कौन से प्रेजेंट और कौन से, एक और आज घटना हुई थी उसके ऊपर भी आप, पशुपति पारस जो इनके बिहार से जो प्रेजेंट में मिनिस्टर थे, वो भी आज उन्होंने मिनिस्ट्री से इस्तीफा दिया है, जिनके 5 सांसद हुआ करते हैं। तो उन्होंने भी आज बीजेपी का साथ छोड़ दिया। तो बीजेपी के साथ छोड़ने वालों की एक लंबी फहरिस्त है। दूसरी बात, ये ईडी की बात कर रहे थे कि वो ईडी से छोड़ के नहीं गए, ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड में साफ हो गया। आप ईडी भेजते हैं, तीसरे दिन उसको वो आपको चंदा देता है, उसके दूसरे दिन उसको टेंडर मिल जाता है, जोजिला पास का मिल गया और जगह की टनल का मिल गया। तो ये तो और इलेक्टोरल बॉन्ड और 21 तारीख को बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से दुरुपयोग किया है। कांग्रेस के पास भी अहम है माधुराम जी।
एकलव्य सिंह जी ने कुछ सेंटिमेंट की बातें की, आपकी वो शायद विचारधारा के है ना, वो तो। नहीं, मेरे दोस्त को अच्छी नहीं लगी। परंतु ये मैंने देखा कि स्टूडियो में जब भी बैठते हैं, मैं पिछले 3 साल से तो लगातार वही शब्द है 15 लाख, इसके अलावा कहीं आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ये इनको 15 लाख नहीं मिले, शायद हो सकता है कि वादा तो किया था, मेरा भी था हिस्सा, तो मुझे भी मिलने चाहिए थे। मेरे परिवार में 5 लोग हैं, तो हमारे भी बहुत सारे लोग होते हैं। आप 2 मिनट 75 लाख रुपए मिलते हैं, मुझे सुनो तो सही है। अरे पर हमें तो 1-1 करोड़ मिल गए, आपको नहीं मिले। अरे बीजेपी वालों को तो मिल ही रहे हैं, तो वो 6000 करोड़ रुपए मिले, वो आप ही लोगों में तो बटे हैं। आप तो बता ही रहे, यहाँ पे आपने कबूल भी लिया 1 करोड़ मिल गए। मैं बताऊं, आप 1 करोड़ मिल गए, आपने कबूल लिया है बात। नहीं, इन लोगों को शर्म नहीं आती। देखो आपको आ रही शर्म 1 करोड़ खाने के बाद, नकारने के बाद 20,000 करोड़ रुपए, 20,000 करोड़ के इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड आए, पूरे सबने देखे। आप इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को पहले बार देखिए, कम से कम आपका उसका अकाउंटेबिलिटी तो आई। अरे उसमें से इनका हिस्सा भी है, ये नहीं करे। हम जब अरे जांच कैसे आई, पर आपने तो मना कर दिया। अरे प्रतीक सिंह जी थोड़ी बहुत शर्म करिए। आपने 70 सालों में 170 करोड़ रुपए आप खा गए। अरे 1 लाख स्पेक्ट्रम, अरे 100, आप 2 मिनट सुनने, अरे आप सुनने की क्षमता करिए। आप ऐसे करें, देखो मैं कर रहा हूँ, ऐसे करते करते 48 से आप 40 पे, तो 102 पे थे। अरे हम 2 पे थे, 2 पे थे, नहीं 2 पे, अरे हमें 303 पे आ गए ना, आपको 24 पे आ जाओगे 48 से अब की बार। आप ऐसे मत, तो आप सब, अरे 2 पे जाएंगे, इसमें 2 पे भी चले गए। अरे हमारा तो वहां से उठ के आए हैं, आपको उसमें भी शर्म नहीं आ रही कि हम यहाँ से यहाँ आ गए। हम कहने का शर्म आपको आनी चाहिए, पैसा आप खा रहे हो, नहीं आप खा रहे हो, शर्म क्यों? अरे आप तो कोयला खा गए, आप यूरिया खा गए, आपका तो मुंह ही काला पड़ा है, आपका तो मुंह ही काला पड़ा है यार, आपको फिर भी शर्म नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ, नहीं ये सुनना नहीं चाहते सवेता जी। जैसे अभी आपने कबूला 1 करोड़ आपको, हाँ हमें मिले, आपको नहीं मिले ना। प्रतीक जी, जैसे आप कह रहे थे 15 लाख हमें नहीं मिले, वैसे वो कह रहे कि हमें 1 करोड़ तो मिल गए। जैसे नहीं मिले, हमें मिले। ठीक है, सवेता जी 1 मिनट, मैं सुनाऊं आपको। जैसे ये कहते हैं किसानों को नहीं मिले, हम कहते हैं आप नहीं, अब मैं समझा रहा हूँ ना, ये मीडिया के माध्यम से मैं कह रहा हूँ, आप शांत रहिए, आप शांत रहिए, सुनने के लिए ये मुद्दे, लेकिन जनता के बीच में आप लोग जाएंगे, आप ऐसे करते रहते हो। तो मेरा कहने का मतलब, आज जैसे फसलों की रेट है, हम कह रहे हैं कि 1000 रुपए थी, गेहूं 3000 हो गया, जीरा 5000 था, 50,000 के आसपास हो गया। ये इनको नहीं दिख रहा कि कैसे खाते में आ रहा है। ऐसा है, हमने तो समझा दिया, हमारे साथ में है, अरे हमें वोट दे रहे हैं, पर आपको वोट दे रहे हैं, आपको नहीं समझ रहे, आप समझो, आपको जरूरत है समझाने की, हमें नहीं है। अरे हमने तो समझा दिया, हम पूरे राजस्थान में, हिंदुस्तान में समझा रहे हैं, लोग हमारे साथ हैं। ठीक है एकलव्य जी, एक सेकंड, वापस माधुरम जी आएंगे आपके पास, बात आपकी भी सुनेंगे, लेकिन एकलव्य जी, दोनों तरफ से जो बातें हो रही हैं मुद्दों की बात, ठीक है, अगर हम 10 साल, क्योंकि 10 साल का पूरा जिक्र हो रहा है कि 10 साल में क्या किया, क्या वाकई में 10 साल में कोई तस्वीर बदली नहीं है क्या? प्रतीक जी तो ये मान ही नहीं रहे, किसानों की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसान भी आंदोलन कर रहे हैं, क्या तस्वीर कुछ नहीं बदली है? जनता क्यों फिर 2014, 2019, इसके बाद 2024 अगर नहीं होता कुछ, तो जनता क्यों यहाँ पर, 1 मिनट प्रतीक जी, जनता क्यों यहाँ पर साथ देती? और अगर वाकई में 2 बार से साथ दे रही है, हैट्रिक की बात कर रही है, तो क्या वैसे भी स्थिति अभी भी है? 1 मिनट सुनिए प्रतीक जी, सुनिए। देखिए ऐसा है कि 10 साल में स्थिति कितनी बदली है और कितनी नहीं बदली है, वो जनता अपना जजमेंट कर देगी, और 4 जून को उसका फैसला आ भी जाएगा। परंतु अभी जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड की बात हो रही थी, मैं कहता हूं कि अगर एकदम ही न्यूट्रल इंसान हो और उसके सामने इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा आ गया, तो इलेक्टोरल बॉन्ड में वो ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकता है कि भाई इतनी पार्टियां हैं, उनको इतने पैसे इतने लोगों ने दे दिए और हमाम में सब नंगे हैं। बट क्या इस बात को कोई डिनाई कर सकता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम लाने की जो इंटेंट थी वो ये थी कि जो पहला जो काला धन था उसको एलिमिनेट करना था, जो चंदा ब्लैक में दिया जाता था। अब कम से कम आज ये इंफॉर्मेशन हमारे सामने क्यों आई? क्या इस बात पे कोई डिनायल हो सकता है कि पहले भी चंदा आता था, और आज क्योंकि ये स्कीम थी इसीलिए लोगों के सामने ये फिगर्स आए हैं कि इतना इतना चंदा दिया जाता है, और इस पार्टी को इतना दिया गया, इस पार्टी को इतना दिया गया, और इस प्रोपोर्शन में दिया गया। नहीं, आप गलत बात, अब आप फीड कर रहे हो। आपको मैं बता देता हूं, पहले ये था कि आप प्रॉफिट मेकिंग
मेकिंग कंपनी सिर्फ 8% दे सकती थी, आज लॉस मेकिंग कंपनी चंदा दे रही है। एयरटेल को 300 करोड़ रुपए का घाटा हो गया, फिर भी 350 करोड़ रुपए चंदा दे दिया। आप बताइए पहले क्या था, क्यों दिया? अगर कोई कंपनी लॉस में चल रही चंदा कैसे दे दिया? बताइए कैसे दे दिया? एमडी का छापा पड़ा उसके बाद चंदा कैसे आ गया? एमडी का छापा पड़ा उसके बाद भी चंदा कैसे आ गया? मैं ये आप करके लूट के झूठ बोल रहे हो, ये बोले आप मेरे बात झूठ बोल रहे हो। एक सेकंड सर आपने सवाल उठाया, ठीक है, जायज अरे सर खाने में तो आप नंबर 1 हो, आपने बोला 1 करोड़ तो आपके घर में है, आपने बोला 1 करोड़ घर में है, हर किसान के आपको घर में खाओ, हर मजदूर के घर में है, आपके घर बीजेपी सुनना भी पड़ेगा। नहीं प्रतीक जी, बस सर, प्रतीक जी सुनिए भी सर, आपकी बात सुन रहे हैं। ये प्रतीक जी ने जो अभी पॉइंट आउट करी बात, मेरे हिसाब से वो बिल्कुल सही है, लेकिन क्या साथ में ये बात भी सही नहीं है कि ये बात भी सामने इसीलिए आई क्योंकि ये स्कीम है? इस बात के लिए आप क्या कहेंगे प्रतीक जी? मैं आपको बताता हूं, अगर सुप्रीम कोर्ट ठीक है, अरे शांत हो, सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करता तो आता क्या? एसबीआई ने पूरा टाइम मांगा छुपाने के लिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला होता कि 2 दिन में डेटा दीजिए तो क्या सीबीआई देता क्या? उन्होंने जून तक का टाइम क्यों मांगा? क्यों ऐसा हुआ? जो प्रॉफिट जो लॉस में बिल्कुल ठीक है माधुराम जी, इसका जवाब उसका एक बड़ा लॉजिकल आंसर है, वो मैं देखिए क्या होता है सर, एक छोटी सी बात है सर, एक छोटी सी बात क्या होता है जब भी कोई ठीक है माधुराम जी, सुप्रीम कोर्ट जाइए सब बताएंगे। ठीक है, 1 मिनट इसमें बड़ी इलेक्टोरल बॉन्ड प्रतीक जी ठीक है, आपकी जानकारी हो गई अब कि 1 करोड़ आपके घर में भी है। बस आपस में लड़ रहे हैं सर, बात भी तो सुनिए, हम चर्चा कर रहे हैं, आप बिल्कुल अपनी बात रखिए, सवाल भी उठाइए, जायज है, जवाब भी लेने दीजिए। 1 सेकंड देखिए मैम, माधुराम जी बस ठीक है सर, चलिए ठीक है, चलिए 1 मिनट, देखिए ये सब सामने आया, बात सुनिए ना, जवाब भी सुनिए ना, जवाब ये भी सब सुनिए। सामने आया क्योंकि जुडिशरी ने इस पे एक व्यू लिया और उसी तरह से गवर्नमेंट का भी एक व्यू था जिसको भले ही जुडिशरी ने नहीं माना, लेकिन गवर्नमेंट का जो व्यू था उसको भी समझना आवश्यक है। आखिर इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में यह प्रॉमिस किया गया था कि आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करी जाएगी, और जब गवर्नमेंट किसी को प्रॉमिस करती है तो वो देश की तरफ से उसे एक सॉवरेन प्रॉमिस कहा जाता है। सर आप दिया सुप्रीम कोर्ट ने, इसीलिए तो दिया, गलत नहीं है तो सामने आना चाहिए ना, बिल्कुल आना चाहिए मैम, बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन अगर कंट्री ने, अगर किसी देश में किसी सिटीजन को एक, आप देखिए कि इसका आज नतीजा क्या हो रहा है। 20,000 करोड़ में 6,000 बीजेपी के पास आया, तो बाकी कहाँ गया? 6,000 नहीं आया, बाकी कहाँ गया? 6,023 करोड़ आया, आपको आंकड़ा ही नहीं पता, फिर झूठ बोल रहे हैं आप, बाकी कहाँ गया? आपके पास में 7,500 करोड़ रुपए आए हैं, वो किससे लिए? मेगा इंजीनियरिंग को पैसा कैसे मिल गया? आप बताइए लॉटरी से पैसा कैसे मिल गया? ईडी की कार्रवाई होती है, अगले दिन पैसा आ जाता है। चलिए एक मिनट प्रतीक जी, बात सुनिए पहले, बात सुनिए, नहीं आप 1 मिनट, ठीक है, आप लोग ने ये इलेक्टोरल बॉन्ड को लाया, आपने अपनी बात रख दी, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम मुद्दे पे आ जाते हैं। जब हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, सवाल यहाँ पर ये कि ठीक है, आप बार-बार सवाल कांग्रेस पे उठा रहे हैं, डूबता जहाज। प्रहलाद गुंजल क्यों कांग्रेस में जा रहे हैं? माधुराम जी, प्रहलाद गुंजल, मैंने कहा ये सेंटिमेंट हो सकते हैं उनके, क्योंकि बीजेपी छोड़ के जाएगी। नहीं, आप समझिए बात को, जब कोई व्यक्ति टिकट मांगता है और उसकी टिकट की जब मुंशा पूर्ण नहीं होती तो उसके कहीं ना कहीं सेंटिमेंट या भावनाओं में कार्यकर्ताओं को ठेस पहुंचती है। वो आगे के लिए नहीं सोचते कि मोदी जी आने वाले समय का फ्यूचर बीजेपी है, और बीजेपी में ही जब लोग कांग्रेस ही पूरे दौड़ के और यहाँ अपना स्थान तलाश कर रहे हैं, मान और सम्मान की यहाँ आके, और ये करण सिंह यादव भी इसीलिए गए, टिकट चाह रहे थे, नहीं मिला तो बीजेपी में चले गए। अब ये कह रहे हैं कि हमारे सांसद नहीं है, सांसद इनके पास में 10 साल में इनके एक भी सांसद नहीं है। अब इनको ये तो बताइए इनके सांसद कितने हैं 10 साल? एक भी सांसद नहीं है। लेकिन ये राजस्थान में, ये बाहर, ये ओवरऑल इंडिया बात कर रहे थे। नहीं, ये राजस्थान की बात है, परशुराम जी, ये तो बात की बात है। इन्होंने कहा कि इनके तो सांसद छोड़ के, हम राजस्थान की बात कर रहे हैं। ये आपकी पार्टी के तो नहीं है ना, पशुपति जी आपकी पार्टी के आ जाएंगे, हमारे साथ आ जाएंगे। आप जैसा करके छोड़ देंगे कांग्रेस के ऊपर एक आ जाए कि जिनको टिकट नहीं मिल रहा है। 1 मिनट माधुराम जी, अब सुनिए भी सर,
टिकट जिनको नहीं मिल रहा बीजेपी से और वो कांग्रेस टिकट का वादा करके ही उन्हें लेकर आ रही है, कोई कांग्रेस और कोई वजह जुड़ने की नहीं है। क्या वाकई में हकीकत ये है? तो यूं ही पड़े हैं। श्वेता जी, कांग्रेस मुक्त भारत की बात की थी, अभी कांग्रेस युक्त बीजेपी हो गई है। और ये मान लीजिएगा जिस दिन उन सब ने मिलकर के एक बार मन बना लिया वापस बीजेपी छोड़ना, बीजेपी खाली हो जाएगी, खाली हो जाएगी। क्योंकि आज जितने सांसद हैं जहां बीजेपी के अंदर, वो पिछली बार या उससे पिछली बार या उससे पिछली बार कांग्रेस के सांसद थे, परिवारवाद की बात कर रहे थे, सारे परिवारवादियों को तो इन्होंने टिकट दे दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया किसका परिवार है? अनुराग ठाकुर किसका परिवार है? आप बताइए, नेहरू परिवार का पिछले 30 सालों के अंदर कौन व्यक्ति मंत्री बन गया, चीफ मिनिस्टर बन गया, प्रधानमंत्री बन गया? बताइए 30 साल में। आप झूठे हैं, बताइए, पूछ रहा हूँ 30 साल में बताइए, बता दीजिए। नहीं, आपने हमारे बताइए 30 साल में कौन बन गया? अटल बिहारी वाजपेयी की औलाद बन गई क्या? मोदी जी की कितनी औलाद बन गई? मोदी जी आपके तो देश के प्रधानमंत्री जी तो मांग के खाते थे ना, आप ही तो बोल रहे हो। ठीक है, देखिए हाँ। अभी प्रहलाद गुंजल साहब की बात हो रही थी, जिनकी बेसिकली कोटा से टिकट देने की बात करी जा रही है। इसमें मेरा जो पर्सपेक्टिव है, जैसे राहुल गांधी जी अभी विधानसभा चुनाव के दौरान यहाँ पे आए थे, और उस समय मैंने देखा था कि जब वो कोटा में गए थे तो उनकी मुलाकात एक यंग नेता से हुई थी, प्रतीक जी जैसे ही यंग नेता हैं, समृद्ध शर्मा, जो कि बूंदी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं। और मैं समझता हूं कि राहुल जी हमेशा युवाओं की बात करते हैं, तो क्यों नहीं वो अपनी ही पार्टी से एक जो उनकी यंग ब्रिगेड है, जो 20 साल से एक्चुअली जमीन पे काम कर रहे हैं, मैं तो समझता हूं कि बीजेपी से लाके और अगर वो इन्हें टिकट दे देते हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आपके मैंने देखा है, वो समृद्ध शर्मा जी खुद 20 साल से अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम कर रहे हैं, अच्छा नाम है। तो ऐसे नेताओं को, मतलब दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, आई एम श्योर और भी नेता होंगे, तो ऐसे लोगों को अगर चांस और दिया जाए और कांग्रेस उन्हें आगे करे, तो मैं समझता हूँ लॉन्ग टर्म में कांग्रेस के लिए बेटर होगा। ये इस तरह के जो फैसले होते हैं, ठीक है, फैसले आला कमान करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, कार्यकर्ता हैं, जब उन्हें कुछ मिलने की बारी आती है या फिर उम्मीद होती है या फिर लगातार काम करते हैं, और आप उस वक्त पे अगर आप दूसरे को लाकर टिकट देते हो तो उनका भी तो मनोबल टूटता है। देखिए, आप हमारी लिस्ट देख लीजिए, अभी जो पहली लिस्ट आई थी और दूसरी लिस्ट आई थी, उसके अंदर आप देखेंगे तो 40% जो नाम है वो ऐसे हैं जो जिनकी उम्र 50% से नीचे है, जो हमने उदयपुर के अंदर संकल्प लिया था। उसके बाद में SC ST OBC जो हम बात करते हैं, जातिगत जनगणना की भी, उसका भी पूरा ध्यान रखा है। अब आप ये इनकी बीजेपी की लिस्ट उठा लीजिए, पहली आप बताइए कितने यंग ब्रिगेड को इन्होंने टिकट दी है, बताइए। तो हमने इनके हमारे 40%, और महिलाओं का भी इंतजार है कि कितनी तादाद कांग्रेस और बीजेपी दोनों देती है। हमने ज्यादा टिकट दिया, इन्होंने क्या टिकट दिया? कुछ भी नहीं दिया अभी तक, तो आप बताइए। तो इसलिए हम सब तरीके से जो हमने 5 गारंटियां दी है, या हम बात करते हैं, चाहे किसान न्याय की बात करते हैं, नारी न्याय की बात करते हैं, जो मैं अभी बता रहा था कि महिला अत्याचार को इन्होंने एक बड़ा मुद्दा बनाया था जब विधानसभा के चुनाव थे। आज हर दिन देखिए क्या हो रहा है, आज नारी के साथ अत्याचार बढ़ता जा रहा है। और आप पेट्रोल डीजल की बात कर लीजिए, तो जनता समझ चुकी है। इनका जब चुनाव के बाद में एक चुनाव हुआ था, उपचुनाव, जिनमें मंत्री जी बनाए थे TT साहब को, तो डबल इंजन की सरकार चली, ट्रेन चली, और TT को जनता ने उतार लिया, क्योंकि आप मंत्री बना सकते हो लेकिन विधायक तो जनता ही बनाएगी। माधुराम जी, एक कमेंट पार्लियामेंट्री मेंबर, माधुराम जी, इस घमासान में बीजेपी अपने आप को पिछली बार की तरह प्लस मान रही है, उससे भी और आगे की उम्मीद करेगी? क्योंकि जब वोटिंग पर्सन की बात होती है, जीत के डिफरेंस की बात होती है, भारतीय जनता पार्टी काम विश्वास रखती है और काम धरातल पे आता है। आपने देखा कि इन्होंने कहा ARCP ये 50 साल में 70 साल में नहीं ला पाए। आप 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुकने, थोड़ी सी 2 मिनट रुकने की भी वो किया था। अरे आप 2 मिनट रुक तो जाइए, मैं बोल रहा हूँ आपको देखना है तो मेरे पास आ जाना, मैं दिखा दूंगा। 2 मिनट रुक तो जाओ, आपकी रुकने की आपने रुकने की शौकीन खा रही है, आपने सीखा है कि यह चीजें झूठ बोलने के लिए आप बिना फालतू की बात बोल रहे हैं, तो भरोसा तो करेंगे। मोदी जी ने बोला था हरियाणा सस्ता पेट्रोल मिलेगा, मिला नहीं, तो क्या बात का भरोसा करें बताइए? हमने तो, जनता ने, राजस्थान की ने भरोसा किया था लेकिन मिला नहीं, फिर कैसे भरोसा कर लें? इनको सुनना नहीं है, क्योंकि ये तो कुछ चीजें 2-4 चीजें इनके अलावा है नहीं। पेट्रोल नहीं, पेट्रोल डीजल के लिए हमने कहा, हमने कम कर दिया पेट्रोल डीजल। ये 5 साल से हम कहते रहे, तो ये क्या कहते थे? अरे क्या कहते थे? अरे 2 मिनट सुन तो लो, सुनो तो सही। आपने तो कहा, आपने तो 2 लाख रुपए का वादा करके किसानों के साथ धोखा किया, और झूठ बोल के, और 1 से 10 की गिनती गिन के एकदम झूठ बोल के, और जनता ने आपको जवाब दे दिया। मुंह खड़ा करने के बाद में भी आप वैसे के वैसे दोनों कोशिश करेंगे कि तय तो जनता करेगी, बेहतर देने की कोशिश करते रहिए। फाइनल कमेंट 2018 के यहाँ पे विधानसभा चुनाव हुए थे, उस समय एक यहाँ पे नारा चला था कि मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। और
कांग्रेस ने यहाँ पे काफ़ी अच्छे से गवर्नमेंट फॉर्म करी थी, उसके बाद भी मोदी जी को जो मैंडेट मिला वो सबने देखा। और मैं समझता हूँ कि 2019 के मुकाबले में 2024 में मोदी जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और इस इलेक्शन में इट इज नॉट गोइंग टू मैटर कि कौन किस साइड स्विच कर रहा है। और चलिए क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए कोशिश दोनों तरफ से, कांग्रेस की तरफ से भी है, बीजेपी की तरफ से भी है। ये बात अलग है कि ठीक है कांग्रेस से बहुत सारे नेता है जो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बीजेपी से कोई नहीं जा रहा है, वहां से भी इधर आ रहे हैं। अब कोई अपने मकसद के लिए हो, अपनी इच्छा के लिए हो, टिकट के लिए हो, जनाधार को देखते हुए हो, किसी की नीतियों से प्रसन्न होकर हो, वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये नेता और राजनीति है। लेकिन जनता को बहुत कम इससे फर्क पड़ता है, लेकिन जनता को तय ये करना है कि जिस सरकार को हम बनाएंगे वो कैसा काम कर रही है। पिछले 10 साल को देखते हुए बेहतर है तो क्या एक बार फिर से मुहर लगेगी, या फिर बदलाव चाहती है इसलिए किसी दूसरी पार्टी की तरफ जाएगी। तय तो जनता को करना है, लेकिन क्योंकि कल से नोटिफिकेशन इंतजार जरूर है कि जो बाकी बची हुई सीट है बीजेपी और कांग्रेस के कैंडिडेट के नाम सामने आ जाए और उसी की कवायद दोनों ही तरफ जारी है। देखना होगा कि वो लिस्ट कब तक आती है और इसके बाद किस तरह से पूरी तरह से इस चुनावी युद्ध में दोनों ही पार्टियां अपने दमखम के साथ उतरती हैं। चलिए फिलहाल बिग फाइट टाइम में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। देखिए पहले तो कहते थे कि कांग्रेस की नाव में छेद हुआ है, वो नाव ही डूब रही है। अब डूबती नाव में कौन बैठेगा?